In previous video, we have discussed about value-added method of calculating national income. In this video, we will discuss some important terms used in our next method, that is income method of calculating national income. Our first important term is compensation of employees. शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है COE, compensation of employees. जैसे ही नाम से क्लियर है, एम्प्लॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय कौन होता है? जैसे आप बात करते हो, आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या होगा? जो किसी इंस्टीट्यूशन के में एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय. क्लियर? इस एम्प्लॉय को दिया जाने वाला कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन मीन्स कुछ सैलरीज की फॉर्म में मिलता है, कुछ उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ पेंशन वगैरह मिलती हैं, उन सब का कंसोलिडेटेड फॉर्म क्या कहलाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कई बार 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक्सप्लेन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बनानी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इट रेफर्स टू द इनकम मेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के द्वारा जो इनकम दी जाती है किनको? टू देयर एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को दी जाती है. किस बिहाफ पर दी जाएगी? कुछ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए. तो इन ल्यू ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज, जो वो प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं उनके बदले में. एक तरह से वेजेस होती हैं, पर वेजेस सिर्फ वेजेस ही नहीं होती, उसमें कुछ और टर्म्स भी इंक्लूडेड होती हैं, वो सारा मिलाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनता है. क्लियर? सो इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम फॉर वर्क. एक वीडियो में मैंने आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में बताया था. ट्रांसफर इनकम अनअर्न्ड इनकम थी, और फैक्टर इनकम जो हमारी हार्ड वर्क के थ्रू हमें हमारी सर्विसेज के बदले हमें जो रिवॉर्ड मिलता है वो फैक्टर. तो इसीलिए ये सर्विसेज का रिवॉर्ड है, लेबर की सर्विसेज का रिवॉर्ड है, इसीलिए इसको इनकम फॉर वर्क भी कहा जाता है, काम के बदले में इनकम. क्लियर? अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपको न्यूमेरिकल में टर्म आ जाती है तो वो सिंपली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा, उसके साथ कुछ सब टर्म्स दी होंगी. व्हाट आर दीज? तो सीओई में क्या कुछ इंक्लूड होगा? फर्स्ट टर्म आपके पास इंक्लूड होगी वेजेस इन कैश. आप जानते हो कि आपके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कुछ कैश सैलरी मिलती है, कैश हर महीने कुछ कैश उनके अकाउंट में आता है. उस कैश में क्या कुछ इंक्लूड होता है? उस कैश में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती हैं, जिसमें बेसिक सैलरी प्लस आप ये ले सकते हो कुछ बोनस प्रोवाइड हुआ है या ओवर टाइम अलाउंस मिला है. तो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी किसमें अकाउंट होंगी? वेजेस इन कैश. सेकेंड टाइप की वेजेस जो उन्हें मिलती है, वेजेस इन काइंड. काइंड मीन्स कई इंस्टीट्यूशंस में फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने का वे होता है, फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, लेडीज को उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट पेरेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. ये सब किसमें काउंट होंगे? वेजेस इन काइंड. कई बार रेंटेड हाउस दिया जाता है, जिसका रेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन पे करता है जिस इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हो. क्लियर? जनरली बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसा होता है कि रेंट बैंक प्रोवाइड करता है किसी भी एम्प्लॉय को, अगर वो किसी दूसरे शहर में आकर जॉब कर रहा है, तो वो वेजेस इन काइंड में काउंट होती है. क्लियर? आफ्टर दैट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. यहाँ एक बात ध्यान रखोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने लेना है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं लेना. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वेलफेयर के लिए. किनके वेलफेयर के लिए? अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए. इसमें कुछ आप स्कीम्स लोगे, जैसे ये जो है आपके पास आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी,
ये सब इसमें आएगा। क्लियर? ग्रेजुटी क्या होती है? ग्रेजुटी होती है एक तरह का पेंशन ही होती है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। वैसे ये रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, जॉब खत्म होने के बाद एक पेंशन मिलती है जिसको ग्रेजुटी कहा जाता है। और प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि आपकी जॉब के ड्यूरिंग आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में काटा जाता है, और उतना ही परसेंट जो है वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूशन डालता है आपकी बेसिक पे, आपकी सैलरी में, सॉरी, जो प्रोविडेंट फंड में उतना ही, जैसे 12% अगर काटा गया तो 12% ही वो जो है अपनी तरफ से डालेंगे, तो ये भी आपकी जो सैलरी है उसको बढ़ाता है। सो इट इज द टर्म यूज फॉर दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक वेजेस इन काइंड में आप ये भी ध्यान रखोगे, कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, वो भी वेजेस इन काइंड का जो है पार्ट होगा। ट्रैवलिंग कंपनी की तरफ से गाड़ी आपको प्रोवाइड की गई है, वो वेजेस इन काइंड का पार्ट होगा। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है तो कैश की फॉर्म में हो जाएगा वो, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी, इसीलिए वो वेजेस इन कैश में आ जाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट एक कंपोनेंट और है, दैट इज रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन जॉब के बाद जो पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, तो वो क्या कहलाती है? रिटायरमेंट पेंशन। तो वो भी किसका पार्ट है? सीओई का। तो जब हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म करेंगे तो सीओई अकेला नहीं होगा, उसके साथ इस फॉर्म में कंपोनेंट दिए होंगे वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों को मिलाकर आपके पास क्या बनेगा? सीओई। सो अगर 3 मार्क्स में भी आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव डेफिनेशन। आफ्टर दैट वेजेस इन कैश में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगी इसमें, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आप दे सकते हो बेसिक पे जो है, ट्रैवलिंग अलाउंस, और आप दे सकते हो इसमें ओवर टाइम अलाउंस दे सकते हो, बोनस दे सकते हो। उसके बाद वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड में जो भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी जो मिलती है वो भी आपको किस में मिलेगी? वेजेस इन कैश में, क्योंकि उसकी पेमेंट आती है। इसी तरह से वेजेस इन काइंड में जो आपको कैश की फॉर्म में नहीं मिल रही है, काइंड की फॉर्म में, जैसे आपको रेंट हाउस कंपनी की तरफ से मिल रहा है, फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है, फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चे को क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो वेजेस इन काइंड में आएगा। आफ्टर दैट आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में दीज आर फॉर वेलफेयर मोटिव दे सकते हो, और साथ में प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। आफ्टर दैट रिटायरमेंट पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। क्लियर? तो ये आपका 3 मार्क्स का की लेंथ बन जाएगी इस टॉपिक के लिए। थैंक्स।